नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती है या सिर्फ टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी आशर यासिर। आशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करें लोकल न्यूज़ की, तो इस वक्त तेलंगाना में ऋण माफ़ी का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। किसानों की जो ऋण माफ़ी है उसको लेकर रेवंत रेड्डी की सरकार बहुत ही अडिग नज़र आ रही है। और जो बीआरएस के नेता हैं, केटीआर या जो चंद्रशेखर राव, उन्होंने भी इसके बारे में बात करते हुए किसानों का साथ दिया है। और कल ही सिद्दीपेट ज़िले के किसानों ने दुबक्का निर्वाचन क्षेत्र में एक सेल्फी अभियान शुरू किया है, जो ऋण माफ़ी के सेल्फी अभियान की से शुरू होकर उन्होंने होता है। और उन्होंने इस अभियान में पूरे ज़िले को उन्होंने जोड़ के रखा है। और उन्होंने कहा है कि आज से इस जो अभियान चल रहा है ये अभियान जो है पूरे ज़िले में फैलने की बात भी कही जा रही है। और कल ही किसानों में इस बात को कहा जा रहा है कि किसानों ने इस बारे में रेवंत रेड्डी से, जो उनकी सरकार है, उनसे बात भी करने की कोशिश की थी। और जो बीआरएस के नेता हैं उनका समर्थन भी किसानों को मिल रहा है। और कल ही किसानों ने जो इस सेल्फी अभियान की शुरुआत की है उसमें किसानों ने दावा किया है कि जो 2 लाख से ज़्यादा का कर्ज था उसकी अतिरिक्त राशि उन्होंने चुका दी है। और वहीं पर किसानों का दूसरी तरफ दावा है कि जो बाकी की जो राशि है उसमें उन्हें जो है माफ़ी नहीं मिली है। और जो रेवंत रेड्डी की सरकार है उन्होंने दावा किया था कि इस कर्ज को माफ़ किया जाएगा, वो अभी तक नहीं हुआ है। और इसी को लेकर बीआरएस के नेता रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमलावर हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि आज ये पूरे ज़िले में फैल सकता है, हालांकि ज़िला कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कल जब बीआरएस के नेता जो हैं वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी तो उसमें 200 से ज़्यादा किसान मौजूद थे। और वहीं जिस तरह से अगर इसकी बात करें ऋण माफ़ी की, तो इसमें जब से ये कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार बनी है तब से आप खुद देखिए कि जब से कहीं ना कहीं बीआरएस इस मुद्दे को लेके हमलावर है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आज जितना भी ये मतलब फैलेगा, लेकिन आगे चल के ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे स्टेट में फैल जाएगा, क्योंकि हर जगह से किसानों की एक ही डिमांड है। और आपको ये भी पता होगा जब यहाँ की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है बीआरएस, वो साथ में खड़ी, तो जाहिर है कि इसमें और मतलब क्या बोलते तेज़ी आएगी इस अभियान में। और कहीं ना कहीं ये अभी अगर एक ज़िले में तो एक फिर शहर में आएगा, उसके बाद ये पूरे कहीं ना कहीं उसमें मतलब क्षेत्र में फैल जाएगा। और इसके लिए हालांकि रेवंत रेड्डी भी कहीं ना कहीं इसको एक वैसा मुद्दा बनाए हुए हैं। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कहीं ना कहीं आप जो हैं वो आपकी सरकार पे काफ़ी लांछन लग सकते हो कि आपने इलेक्शन से पहले कई वादे किए थे, उसमें एक वादा ये भी था, लेकिन अभी तक उस पर काम पूरी तरह से हुआ नहीं है। हालांकि देखा जाए तो रेवंत रेड्डी ने बहुत सारे काम किए हैं, इस पर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उनके पास उतना वक्त नहीं था। अब वक्त मिला है, अब उनको इस पर तेज़ी से काम करना चाहिए। जी, तो जैसे देखा जाए कि रेवंत रेड्डी जो है जीतने के बाद लगातार कभी दिल्ली के दौरे पर थे तो कभी विदेश के दौरे पर थे। और वो कभी कहीं भी जाते थे वो अपने काम से जाते थे और काम कराने के लिए, चाहे वो विदेश गए हों या दिल्ली के दौरे पर रहे हों, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की हो और उन्होंने लगातार अपने राज्य के हित में काम करने के लिए उनसे बातचीत की थी। तो वहीं पर दूसरी तरफ बात करें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बाइडेन राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके होम स्टेट डेलावेयर पहुंचे थे। और उन्होंने वहां पर कई देश के प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपतियों से मुलाकात की थी। और
उनके उसके बाद जो रात में 1:30 पर एक समिट हुई थी, क्वाड समिट, उसमें उन्होंने भाग लिया था और उस पर उन्होंने जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी से मुलाकात की थी और उनके साथ उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत भी की थी। बिल्कुल, जिस तरह से पीएम ने ये जो मीटिंग थी इसमें उन्होंने शिरकत की, उसके साथ ही उन्होंने एक और मीटिंग में शिरकत की थी जिसमें भारत के जो प्रवासी लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि वैश्विक मंच पर जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया उसे सुनती है। और साथ ही पीएम मोदी ने ये कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो भी मतलब घर बने हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो उस घर की जो वो है महिला उनके नाम पे हुआ है। और साथ ही एक बड़ी खबर ये भी है कि वहीं पीएम ने इसी बीच जो फ़िलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मुलाकात की है। उनसे मुलाकात करके उनको ये आश्वासन दिया है कि गाज़ा और इसराइल वाला जो फ़िलिस्तीन वाला पूरा युद्ध चल रहा है इसमें मानवीय सहायता जो है वो भारत देना फ़िलिस्तीन को जारी रखेगा। और साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2 स्टेट पॉलिसी जो है उसको लागू किया जाए ताकि इसमें जो मतलब इस वक्त जो हालात हैं वहाँ के उसमें सुधार आ सके। और साथ ही पीएम मोदी ने उनसे मतलब जब मिले हैं महमूद अब्बास से तो उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ के मसलों पे बात की है, वहाँ के बारे में जानकारियाँ ली हैं। एक एक चीज़ पे उन्होंने जो है वहाँ की जो भी खबरें हैं मतलब वहाँ पे जो हो रहा है गाज़ा में उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उन पे उन्होंने बात की है और कहा है कि हम आपके साथ हैं और हमारा जो मानवीय सहायता का जो एक वो है वो हमेशा मतलब फ़िलिस्तीन के लिए रहेगा। और साथ ही इजराइल से भी अब देखा जाए तो इजराइल से भी हिंदुस्तान की दोस्ती है और प्रधानमंत्री मोदी और कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू मतलब दोनों जो हैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब इसमें बात ये भी हो सकती है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही जेडीयू ने बोला था कि हिंदुस्तान जो है वो इजराइल को हथियार जो भी सप्लाई करता है वो ना करे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जा कर के फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट से मुलाकात की है तो कहीं ना कहीं ये है कि एक चीज़ अगर देखा जाए तो जो एक मानवता होती है उसके लिए ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि वो गए, उनसे मुलाकात की और वहाँ के बारे में जानकारियाँ ली हैं और वहाँ के बारे में बोला है कि हिंदुस्तान अपनी मानवीय सहायता देना बंद नहीं करेगा, वो जारी रखेगा और बढ़ा भी सकता है। तो ये अब बेंजामिन नेतन्याहू का इस पर क्या आता है रिएक्शन, ये देखने वाला होगा। जी, हालांकि देखा जाए सर तो लगातार जो है, जो पिछले दिनों की बात की जाए तो भारत लगातार कभी कभी ऐसा देख रहा था कि इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है और कभी कभी उन्होंने फ़िलिस्तीन के साथ देने की भी बात कही थी। और कल जो समिट हुई थी उसमें उन्होंने जो राष्ट्रपति हैं यूएस के जो बाइडन, उन्होंने जो रशिया और यूक्रेन का उन्होंने जो दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस पर उन्होंने उनकी तारीफ भी की थी। बिल्कुल, वहीं पर अगर सॉरी मैं रोकना चाहता हूँ, जिस तरह आप देखें कि उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया और हालांकि यूक्रेन में जो दोबारा से एक जंग पहले से चल रही थी, बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो कम हुई थी, लेकिन फिर एक जंग शुरू हुई जो अभी तक चल रही है। उसमें मतलब पहले अब जो है ये भी खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने कुछ रशिया के जो क्षेत्र हैं उस पर जो है अपना वो कर लिया, कब्ज़ा कर लिया और वहाँ के लोगों, वहाँ के जो उनके मिलिट्री फोर्सेस से उनको खदेड़ दिया गया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद फिर उनकी बात हुई थी पुतिन से। तो अगर ये देखा जाए तो हिंदुस्तान की जो इस वक्त राजनीति, हिंदुस्तान की जो मतलब क्या कहते हैं कार्य जो वो काम करता है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बहुत ही दुनिया में एक अच्छा संदेश जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस पे भी वहाँ के लोगों को सवाल करने चाहिए, वहाँ पे पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान में एक समुदाय को कहीं ना कहीं आप एक तरह से अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। इन चीज़ों पे भी बात होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान से बाहर हो। जी, जैसा कि आपने बात की कि हिंदुस्तान से एक समुदाय को अलग करने की कोशिश की जा रही है,
आज ही मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि भारत के मुसलमान एक मोहल्ले में एक अलग क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक ऐसी हेडलाइन दी थी। तो वहीं पर बात करें विधानसभा चुनाव की, इस वक्त विधानसभा चुनाव का माहौल बहुत ही ज़ोर शोर से चल रहा है। और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव पूरी तरह से मुकम्मल हो चुके हैं और वहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए थे। और वहीं पर दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव होने बाकी हैं। और कल जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जो एनसी के प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, उन पर भी बात की। और उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो अब्दुल्ला चाहते हैं कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान से हम बातचीत करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पर उन्होंने कहा कि जो एनसी के प्रमुख हैं अब्दुल्ला साहब, वो चाहते हैं कि 370 को ख़त्म कर दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 370 कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो एक इतिहास बन चुका है। और वहीं पर उनकी बात पर पलटवार करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह जब चीन से बातचीत कर सकते हैं, जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो वो चीन से बातचीत कर सकती है, जो हमारी उन्होंने ज़मीन हथिया ली है, जब उनसे बातचीत कर सकती है तो एक आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए वो पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि दो जगहों पे चुनाव हो रहे हैं, एक मतलब होना है अभी वहाँ भी मतलब जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, हरियाणा में होना बाकी है। लेकिन आप अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं दौरा, और देश के गृह मंत्री भी दौरा कर रहे हैं, और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तो इससे ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए कितना ज़रूरी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वो मिल रही है, वहाँ का जो मतलब एक जब मतलब वोटिंग के दौरान जब लोग जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो कुछ जगहों पे बीजेपी को लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ जगहों पे बीजेपी के खिलाफ भी वोटिंग जा रही है। और वहीं जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, और साथ ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या बोलते हैं कांग्रेस में ये कहा है कि लोग जो हैं मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथी हैं। और उन्होंने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो पाकिस्तानियों के साथ बैठ के बिरयानी खाते हैं। तो अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री भी गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे पे, बिना मतलब देश में नहीं पता था कि वो वहाँ जाने वाले, वहाँ गए, उनको विश करके आए। तो इस तरह की बातें अगर आप करेंगे तो ये चीज़ें फिर आप पर भी आएंगी, ठीक है, भी उंगली उठेगी, बिल्कुल आप पर भी उंगली उठेगी। उन्होंने कहा कि 370 नहीं हटेगा, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसे हटाने की बात कर रही हैं, लेकिन 370 कभी नहीं हटेगा, क्योंकि 370 को हटाने की जो बात है वो सिर्फ एक मतलब उनका कहना है कि एक जुमला है, जो भी हमारी यहाँ पे पार्टियां विपक्षी। और उन्होंने कहा है कि मतलब जो शेख अब्दुल्ला हैं जो फारूक अब्दुल्ला हैं, वो शेख अब्दुल्ला का झंडा वापस लाना चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही नज़र आएगा, तिरंगा ही लगा रहेगा, तिरंगे के अलावा और कोई झंडा भी जम्मू कश्मीर में नहीं लगेगा। साथ ही वहीं अगर बात करें तो आज कांग्रेस लीडर जो है वो भी वहाँ जा रहे हैं, और राहुल गांधी भी वहाँ जा रहे हैं। राहुल गांधी आज पुंछ पहुँच गए हैं और उनकी पहली जनसभा भी अब से कुछ देर के बाद होने वाली है। वहीं दूसरी जनसभा वो जो है क्या बोलते हैं श्रीनगर में करेंगे, और श्रीनगर में वो जब मतलब इन जो भी ये आरोप लगा रहे हैं अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और क्या बोलते हैं कांग्रेस पे, कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इन आरोपों का जवाब भी देंगे और लोगों से ज़्यादा वोटिंग करने के लिए आग्रह भी करेंगे। और साथ ही अब आप देखें कि लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं ये दिल्ली से सटे जो हरियाणा है उसको लेकर के इतनी बातचीत नहीं हो रही है जितनी कश्मीर को लेके हो रही है। कश्मीर सबके लिए ज़रूरी है, कश्मीर फारूक अब्दुल्ला के लिए भी ज़रूरी है, कश्मीर कांग्रेस के लिए भी ज़रूरी है, कश्मीर जो है वो बीजेपी के लिए भी ज़रूरी है, कश्मीर पीडीपी के लिए भी ज़रूरी है, और कश्मीर में और भी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं वहाँ पे जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं। और देखा ये भी जा रहा है कि और भी जो हिंदुस्तान की कई पार्टियाँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर शिवसेना यूबीटी हो या फिर उनकी पार्टी हो क्या बोलते हैं जयंत चौधरी की,
उन्होंने भी अनाउंस किया था, पता नहीं अभी तक कोई उसके आगे की रिपोर्ट आई नहीं। आम आदमी पार्टी भी है, वो भी वहाँ इलेक्शन लड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कोई छोटा इलेक्शन नहीं है, बड़ा इलेक्शन है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, और जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग हुई, देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, वोटिंग परसेंटेज 58 पॉइंट समथिंग था। लेकिन अब ये देखा जा, ये भी एक चीज़ सामने आ रही कि अब सेकेंड और थर्ड फेज़ में जब इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो पहला था उससे ज़्यादा होने की उम्मीद है। जी जी। तो बात करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज में किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, एनसी हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस हो, उसको किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ये काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। वहीं पर राजनीति की बात करें तो राजनीति में आए दिन उथल पुथल मची रहती है। पार्टी के चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, आए दिन एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इसी के मद्देनज़र कल इस मामले में जो दिल्ली के प्रमुख, जो दिल्ली के पूर्व सीएम रहे केजरीवाल, या बात करें आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जंतर मंतर पर एक जनसभा की थी और इस दौरान उन्होंने कहा था, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मेरे ऊपर कई आरोप लगाए, मुझे भ्रष्टाचारी कहा, इसको लेकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। और उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जब 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ था, उस वक्त हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से सत्ता में आई थी। उस वक्त जो चुनाव हुए थे उनमें हमने पूरी ईमानदारी से वो चुनाव जीते थे, और आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो मेरे लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर मैं आपको सही लगूं, अगर मैं आपको जिस तरह से मैं जंग लड़ रहा हूं उसमें अगर मैं सही लगूं, ईमानदार लगूं, तभी ही आप मुझे वोट देना। और इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनसे सवाल करते हुए कहा कि जो मुरली मनोहर जोशी हैं या कलराज मिश्र है या लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उन्होंने जिस तरह से संन्यास ले लिया, उनको जिस तरह से पद से निष्कासित किया गया, उनकी जो एज हो गई थी उसके बाद उन्हें निकाला गया या उनको हटा दिया गया, जिस तरह से उन्हें रिटायर किया गया, क्या नरेंद्र मोदी को उस तरह से रिटायर क्यों नहीं किया जा रहा है, आरएसएस उनका समर्थन क्यों कर रही है। उन्होंने साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह पर भी निशाना साधा है। बिल्कुल, जिस तरह से कल केजरीवाल ने अपनी पहली जनता की अदालत में काफ़ी ज़्यादा, अगर कहा जाए तो भावुकता के साथ बात की है, वो काफ़ी भावुक भी नजर आए इस दौरान। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा है कि बेईमान होने का कलंक के साथ मैं नहीं जी सकता हूं। और साथ ही केजरीवाल ने एक बात और कही कि इन पिछले 10 सालों में मैंने पैसा नहीं कमाया है, लेकिन मैंने जनता के द्वारा सम्मान कमाया। वहीं जैसा आपने बोला कि आरएसएस से सवाल किया, तो आरएसएस से उन्होंने 5 सवाल किए हैं। उनमें पहला सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी जी ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस इससे सहमत है। दूसरा सवाल है कि मोदी जी ने सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया, क्या आरएसएस इससे सहमत है। तीसरा ये कि जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी है या नहीं। चौथा ये कि 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं। और पांचवा और आखिरी सवाल ये कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि ये देखना है कि आरएसएस जो है जिम्मेदारी है कि बीजेपी जो है वो जो ज़्यादा भ्रष्ट नेता हैं उनको पार्टी में शामिल ना करे। लेकिन आज कहीं ना कहीं बीजेपी अपोजिशन के जो लीडर्स हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था और उनको कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल कर रही है। क्या आरएसएस इन चीज़ों से सहमत हो रही है कि नहीं। और जिस तरह से ये भी देखा गया है कि आरएसएस और बीजेपी का बीच में कहीं ना कहीं एक हल्का सा मामला कुछ डामाडोल हुआ था। और जब लोकसभा के इलेक्शंस थे 2024 के, उसमें जो है ये भी कहा जा रहा था कि आरएसएस जो है वो बीजेपी से खफा है, और वो कहीं ना कहीं फिर बाद में उस चीज़ की भरपाई भी हुई है। और कई जगहों के गवर्नर्स और कई जगह के जो वीसीज थे उनके लिए आरएसएस के जो विंग है उनके लोगों को लिया गया है। और साथ ही ये भी देखा गया है कि कई स्टेट्स के प्रेसिडेंट या प्रभारी उनमें भी कुछ जो मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं, जो मजबूत आरएसएस के लोग हैं, नेता हैं, उनको ही वहाँ का प्रभारी या अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी है कि मतलब ये बात तो सही कि आरएसएस से बीजेपी जो है वो बनी है,
लेकिन इसमें मतलब जब भी अब आप यही देख लें कि जिस तरह से जब जो है जातिगत जनगणना पे पहले बीजेपी खुल के नहीं बोलती थी, लेकिन केरला में एक उनका प्रोग्राम हुआ आरएसएस का, उसके बाद वहाँ के जो मतलब जो उसके लीडर हैं आरएसएस के, उन्होंने बोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये एक सही जनगणना होनी चाहिए, इसमें किसी पार्टी का कोई वो ना हो। अब उसके बाद फिर बीजेपी ने भी कहना शुरू किया है कि हाँ जातिगत जनगणना होगी, तो इससे भी कई चीज़ें सामने आती हैं कि हाँ मतलब आरएसएस की तरफ से अगर हाँ होगी तभी उस पर बीजेपी जो है वो हामी भरेगी, उससे पहले नहीं भरेगी। जिस तरह से जब भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाना होता है या कुछ भी करना होता है तो आरएसएस की एक मीटिंग होती है बीजेपी लीडर्स के साथ, आरएसएस के जो लीडर्स होते हैं बड़े, उसके बाद कहीं ना कहीं नाम सामने आता है। अभी लखनऊ में भी जिस तरह से मीटिंग हुई कुछ टाइम पहले, और ये मतलब बीच में ये बोला जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन फिर उस मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जो है केशव प्रसाद मौर्य भी गए और जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जिन पे बोला जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये नाराज़ हैं बीजेपी से, जो आरएसएस की तरफ से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ मीटिंग हुई, उसके बाद अभी सब सही चल रहा है। तो आरएसएस का जाहिर है कि एक बड़ा वो है पैड है बीजेपी पे, और आरएसएस के इशारों पे ही बीजेपी काम करती है। जी, जैसा कि आपने बोला कि केजरीवाल ने कहा कि भाजपा जो है सत्ता का डर दिखाकर, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिराती है, वहीं पर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं ऐसे ही इल्ज़ाम भाजपा पर आए दिन लगाती रहती हैं। इसी को देखते हुए जो यूबीटी के शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी भाजपा पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव मोदी की कैबिनेट ने मंजूर किया है, इससे जो है देश में एक हलचल पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये करके मोदी सरकार लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मोदी सरकार है जो इस तरह के जो प्रस्ताव लाती है, उससे सिर्फ एक पार्टी नहीं, सिर्फ विपक्षी पार्टी नहीं, पूरे देश को ही ये ख़त्म करने की साजिश रच रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भाजपा के जो नेता हैं या जो पीएम मोदी हैं, वो अपनी ज़िद को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि जो 75 साल की उम्र में जो रिटायर होंगे मोदी जी, वो 75 साल तक वो पूरी ही जिद करके मानेंगे और एक जो देश है, जो देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उसको ख़त्म करने का उन्होंने मन बना लिया है। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मोदी जी 75 साल की उम्र में जब रिटायर होंगे, उससे पहले वो चाहते हैं कि उनकी जो मतलब ज़िद हैं वो सारी वो ख़त्म कर लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी इससे पहले भी कई योजनाएं लेके आए, लेकिन वो योजनाएं फेल हो गई। इसी में अब ये लेके आए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन ही होना था तो एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर और क्या बोलते हैं हरियाणा, उसका इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि मतलब एक वहीं अगर हम बात करें इस इलेक्शन की या वन नेशन वन इलेक्शन की, तो ये अभी मतलब देखा जाए तो बहुत ही जल्दी में फैसला लिया गया। जी बिल्कुल। और इसमें जो है अपोजिशन पार्टी शुरू से ही कह रही, जब से ये फैसला आया है कि जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने जब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तभी से ये बात सामने आ रही कि कहीं ना कहीं अगला जो सेशन होगा संसद का, उसको सिर्फ कहीं सही से ना चले, काम की बात ना हो, इस वजह से ये प्रस्ताव लेके आया गया है। और इसमें ये भी है कि जिस तरह से पहले वो लेके आए थे क्या बोलते हैं वक्फ बिल वाला, उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री अगर मतलब क्या बोलते हैं 75 ईयर्स में रिटायरी होना चाहते हैं, तो उससे पहले एक बार आप मणिपुर जाके देख लें। मणिपुर में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में मतलब जाके देखें और वहाँ के लोगों से मिले। हालांकि मणिपुर की हालत जो है वो अभी भी ख़राब है। इस पे भी जो है जो देश का विपक्ष है वो हमेशा हमलावर रहता है। लेकिन सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन ला करके आप क्या कर लेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन के भी कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स पे जो है पूर्व जो मतलब क्या बोलते हैं ईसी के जो ईसी थे, उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि ये इतना आसान नहीं जितना आसान कहा जा रहा है। हालांकि इस पर सहमति सभी की होनी चाहिए। जो एक कैबिनेट में जो मंजूरी दी गई है सिर्फ एक सत्ता पक्ष के द्वारा, हालांकि उसमें सहमति तो दूसरे पक्ष की भी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब दूसरे पक्ष की बात नहीं मानी जाती है। ठीक है, आप सत्ता में हैं तो बस आपने जो कह दिया वो हो गया।
इस तरह से एक एक जो है सर्वदलीय बैठक भी होनी चाहिए, ठीक है। सर्वदलीय बैठक होने के बाद इन चीज़ों पे बात होनी चाहिए। बट जिस तरह से मतलब ये देखा जा रहा था 2024 के इलेक्शन का जब रिजल्ट आया है अभी लोकसभा का, कि कहीं ना कहीं मोदी जी या जो बीजेपी है वो डाउन होगी, कुछ फैसले ऐसे नहीं लेगी जो जिस तरह इंस्टेंट फैसले लिए जाते थे, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। अब अगर साथ में दो पार्टियां मजबूत हैं, एक जेडीयू और एक टीडीपी, लेकिन अगर देखा जाए तो जेडीयू और टीडीपी का उतना असर दिख नहीं रहा है, या फिर वो भी इसी में मिल गए हैं। हालांकि वो तो कहीं बोलते हुए सारी चीज़ों पर नज़र नहीं आते हैं, चाहे टीडीपी हो या जेडीयू हो। कभी कभी उनके नेता कुछ कुछ बातों को लेकर बोल देते हैं, जैसा कि पिछले दिनों देखा गया था, उन्होंने जो फ़िलिस्तीन पर बोला था उसके पक्ष में बोला था, और उसके कुछ ही दिनों के बाद उनको जो प्रवक्ता पद था उनसे उनको हटा दिया गया था। जी बिल्कुल, उन्होंने बोला था। और यही तो है कि जब आप बोलते हैं तो आपको मतलब अगर आप उनके साथ में तो आपको हटा दिया जाता है। अब इस तरह से जेडीयू के जो वो थे क्या बोलते प्रवक्ता केसी त्यागी, उन्होंने कई मुद्दों पे बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल को सपोर्ट ना करे हिंदुस्तान जो हथियार वगैरह जो भी देता है वो ना करे। उसके बाद भी उन्होंने जातिगत जनगणना पे भी बात की थी, उसके बाद उन्होंने इस पे भी बात की थी, लेकिन उनको ही हटा दिया गया। तो बीजेपी का मसला ये है कि एनडीए में अगर आप हैं तो आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, और अगर नहीं मिलाएंगे तो उनके पास और भी जरिए हैं आपको ख़त्म करने के। जिस तरह से टीडीपी है वो नहीं बोलती है। टीडीपी अपने राज्य में मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी बन रही है, ठीक है, वो माइनॉरिटी के लिए जो भी फंड वगैरह होता है वो दे रही है। लेकिन टीडीपी जो है वो केंद्र सरकार के साथ में है, लेकिन केंद्र में जो है वो ऐसा काम नहीं कर पा रही, वो ऐसा नहीं बोल पाती। इस तरह से जेडीयू भी है। जेडीयू जो है वो अपने बिहार में काम कर रही है, मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उन पे ये बयान आया है कि ये जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ पे जो क्या बोलते हैं मदरसे बनाएंगे। लेकिन वो मतलब वो केंद्र में जब ऐसा बिल आता है तो वो उसका सपोर्ट करती है। जब ये बिल आया था वक्फ बोर्ड वाला तो उसमें जो है ललन सिंह ने खड़े होकर बोला था कि हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो है अगर आप देखें तो बिहार में एक मीटिंग हुई थी, उसमें वक्फ के लोग भी गए थे, और जो मंत्री थे बिहार के, और जो एमपी हैं जैसे वो हैं क्या बोलते हैं ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उस मीटिंग में थे। उस मीटिंग के बाद ये बात सामने आई है कि भाई हम जो है जो भी वक्फ की ज़मीनें हैं उस पर हम अब जो है वो बनाएंगे मदरसे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट ये लोग केंद्र में आके उस तरह से खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, और खुल के वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो जैसा कि जो यूबीटी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है भाजपा पर, वो कहीं ना कहीं सही होते हुए नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा है कि ये हालांकि बहुत बड़ा फैसला है, वन नेशन वन इलेक्शन, जिस तरह से कैबिनेट ने मंजूरी दी है उस पर सभी विपक्षी पार्टियां या मुख्य विपक्षी पार्टियां, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उस पर सर्वसम्मति से फैसला आना चाहिए। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।